वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा था जो क्रस्टेशिया है उसके लार्वा के रूप से यानी उनके फॉर्म। तो लार्वा के फॉर्म्स हम पढ़ रहे थे और लार्वा के फॉर्म में हमने देखा कि भाई जो क्रस्टेशिया जो क्लास है उसमें क्या होता है, उसके जो एनिमल्स हैं उनमें जो मोल्टिंग जो प्रोसेस होता है उस मोल्टिंग प्रोसेस में कई सारी लार्वल स्टेजेस एक के बाद एक सीक्वेंशियली दिखाई देती हैं और उन लार्वल स्टेज के सीक्वेंस के बाद एक एडल्ट या वेल डेवलप्ड जो एनिमल है उसका परिवर्धन प्रॉपर रूप से हो जाता है। तो हमने वहाँ बात भी की थी कि शुरू में जो एग है उसको तोड़कर कौन सा लार्वा आता है, नॉप्लियस, उसके बाद में वो मेटानॉप्लियस, उसके बाद में जो प्रोटोजोइया, जोइया, और हमने उसके बाद में बात की थी कल मेगालोपा लार्वा की। तो उस दौरान जो हमने स्टेजेस देखी थी उनमें हमने ये भी देखा था कि जो कई जैसे डेकोपोड्स होते हैं या क्रैब्स होते हैं उनमें पहले नॉप्लियस नहीं आती, पहले डायरेक्ट उनमें जोई आ जाती है, प्रोटोजोई आ जाती है, या कई ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट मेगालोपा लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। तो वहाँ कुछ इस तरह के एक्सेप्शन भी थे, लेकिन जनरली हमने क्या बात देखी कि भैया जो नॉप्लियस लार्वा है वो इनिशियल स्टेज होती है जो प्रिमिटिव करैक्टर को दर्शाती है, यानी क्रस्टेशिया से पहले के जो एनिमल हैं या उनसे लोअर डेवलप जो एनिमल हैं उनमें कैसा परिवर्धन होता है। उसके बाद जैसे प्रोटोजोइया, जोइया, मेगालोपा पे आए अपन तो वहाँ डेवलप्ड क्रस्टेशियन जैसे रूप दिखाई देते हैं और वो किससे मिलते जुलते हैं, माइसिस वाले फॉर्म से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो लार्वल फॉर्म है उनको हम डिस्कस कर रहे थे और कल हमने लास्ट में लार्वल फॉर्म में डिस्कस किया था मेगालोपा लार्वा को और मेगालोपा का हमने स्ट्रक्चर भी देखा और उसके साथ कैरेक्टर्स भी देखे। अब जो मेगालोपा लार्वा है वो मेगालोपा लार्वा क्या करता है, वो भी जो सीक्वेंशियल जो मोल्टिंग जो प्रोसेस चल रहा है उसके थ्रू वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइसिस लार्वा में। तो अगला फॉर्म है माइसिस। माइसिस या इसका एक नाम और है शाइजोपोड। क्या नाम है, शाइजोपोड। तो जो माइसिस लार्वा है उसका परिवर्धन किससे होता है, डेफिनेटली मेगालोपा से। और ये जो लार्वा होता है वयस्क माइसिस से बहुत अधिक मिलता जुलता है, यानी कि इसके फीचर्स जो आउटर जो कैरेक्टर हैं वो एडल्ट जो माइसिस है उससे इसके लक्षण बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसके समतुल्य होते हैं। इस कारण जो ये स्टेज है जो मेगालोपा के बाद में जो डेवलप होगी मोल्टिंग के कारण उसे नाम दिया माइसिस और इसका एक नाम और है साइजोपोड। क्या नाम है इसका, साइजोपोड। तो जो माइसिस लार्वा है उस माइसिस लार्वा के हम अगर फीचर देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ ये डेवलप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसमें सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन वाला हिस्सा प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश्ड होगा, वेल डिस्टिंग्विश्ड है ये, वेल डिस्टिंग्विश्ड। जो सेफेलोथोरैक्स है, सेफेलोथोरैक्स उस पर 13 पेयर अपेंडिजेस देखने को मिलते हैं, यानी जो सेफेलोथोरैक्स है जो वेल डिस्टिंग्विश्ड हो गया है उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर पाए। तो जो सेफेलोथोरैक्स वाला पोर्शन है उस सेफेलोथोरैक्स वाले पोर्शन में हमें यहाँ जो 13 पेयर हैं वो 13 पेयर अपेंडिजेस दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें तो इसके थोरेसिक अपेंडिजेस की, तो थोरेसिक अपेंडिजेस कैसे होते हैं, इसके बाइरेमस होते हैं। जो थोरेसिक अपेंडिजेस कैसे होते हैं, इसके थोरेसिक अपेंडिजेस बाइरेमस होते हैं और ये एडेप्टेड होते हैं किसके लिए, फ्लोटिंग के लिए, वेल एडेप्टेड फॉर फ्लोटिंग,
वेल अडेप्टेड फॉर फ्लोटिंग। जो फ्लोटिंग है उस फ्लोटिंग प्रोसेस के लिए अच्छी तरह से ये अनुकूलित होते हैं। और इनमें क्या होता है, जो एक्सोपोडाइट होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमें एक्सोपोडाइट प्रेजेंट, जो एक्सोपोडाइट है वो भी हमें थोरेसिक अपेंडिसेस में देखने को हमें यहाँ सीधे मिलते हैं। क्लियर है। अब क्या होता है, इसमें जो एक्डाइसिस प्रोसेस होता है, उस एक्डाइसिस प्रोसेस के साथ 19 जोड़ी अपेंडिसेस के साथ, यानी इसमें क्या होगा, एक्डाइसिस यानी मोल्टिंग का जो प्रोसेस है, उस एक्डाइसिस होने के बाद 19 पेयर अपेंडिसेस के साथ एडल्ट फॉर्म में ये परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो 13 पेयर अपेंडिसेस हैं वो एडल्ट स्टेज में 19 पेयर अपेंडिसेस हमें यहाँ दिखाई देते हैं। अब जो ये माइसिस स्टेज है लार्वल फॉर्म की, ये जो पैलीमॉन है उस पैलीमॉन के फॉर्म होने तक ये कंप्लीट हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, एक एनिमल है पीनियस, उस पीनियस में जोइया लार्वा मेगालोपा में कन्वर्ट ना होकर सीधा ही माइसिस लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। एक पीनियस एनिमल है पीनियस, इसमें जोइया लार्वा से डायरेक्ट कौन सा बनेगा, माइसिस यानी साइजोपोड फॉर्म। यानी बीच की जो इंटरमीडिएट है मेगालोपा, वो मेगालोपा स्टेज यहाँ एब्सेंट होती है, वो पाई नहीं जाएगी। तो जोइया से डायरेक्ट कन्वर्जन किसका है, माइसिस का। किसमें, पीनियस में। तो इस तरह जो लार्वल फॉर्म है क्रस्टेशिया की, वो मेगालोपा के बाद माइसिस के रूप में हमें दिखाई देती है, जिसे साइजोपोड भी कहते हैं। वो अच्छी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन एरिया वेल डिस्टिंग्विश्ड होता है। सेफेलिक अपेंडिसेस, यहाँ सेफेलोथोरैक्स में हमें अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं, जो कि 13 जोड़ी अपेंडिसेस होते हैं। थोरेसिक जो अपेंडिसेस हैं वो बाइरेमस होते हैं, वेल अडेप्टेड होते हैं किसके लिए, तैरने के लिए। और साथ में उनमें हमें एक्सोपोडाइट भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो एक्सोपोडाइट है वो स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिलती है। इस स्ट्रक्चर में आगे क्या होते हैं, एक्डाइसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें 19 पेयर अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं। और उसके साथ जो स्ट्रक्चर है वो एडल्ट स्टेज या एडल्ट एनिमल में कन्वर्ट हो जाती है। और जो पीनियस जो एनिमल है उसमें क्या देखा गया है कि भाई जो जोइया लार्वा है वो जोइया लार्वा डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस अपीरियंस में दिखाई देता है, माइसिस यानी साइजोपोड के अपीरियंस में दिखाई देता है। यानी बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेज है मेगालोपा, वो प्रदर्शित नहीं करता। कौन, पीनियस। तो इस तरह से जो माइसिस का जो फॉर्म है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देगा, एक सेफेलोथोरैक्स वाला पोर्शन होगा, उसके साथ ये एब्डोमेन वाला पोर्शन होगा, इस तरह से। और यहाँ कंपाउंड आइज भी देखने को मिलेंगी, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है यहाँ देखने के लिए। यहाँ से इस तरह की स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, क्लियर है। और यहाँ से इस तरह के जो थोरेसिक अपेंडिसेस हैं वो थोरेसिक अपेंडिसेस यहाँ दिखाई देंगे। इस तरह से जो थोरेसिक अपेंडिसेस हैं वो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, बाइरेमस होते हैं। साथ में यहाँ एब्डोमिनल अपेंडिसेस भी होते हैं। और ये जो भाग है ये आगे बनाता है यूरोपोड।
क्लियर है? ये भाग कौन सा है? सिफेलोथोरैक्स। ये एब्डोमेन वाला पार्ट है, ये एंटीन्यूल्स हैं, ये एंटीना है, यहाँ से ये डेवलप होंगे इस तरह से मैक्सिली पीड्स। ये आई है जो कंपाउंड आइज के फॉर्म में पाई जाती है, वन पेयर। तो इस तरह से यहाँ सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन का क्लियरली यहाँ विभेदन हो जाता है। और सिफेलोथोरैक्स का जो पोर्शन है वहाँ 13 जोड़ी हमें अपेंडिसेस दिखाई देते हैं। तो एक तरह से याद करो, जब हम पेलिमॉन पढ़ रहे थे तो पेलिमॉन में भी हमने इस तरह का डायग्राम ड्रॉ किया था। तो फाइनली यहाँ हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है लार्वल फॉर्म। किसका? क्रस्टेशिया में, जिसका नाम है माइसिस या साइजोपोड, जो किसके बाद डेवलप होता है? मेगालोपा के बाद, आफ्टर मेगालोपा। तो जो मेगालोपा के बाद जो डेवलप स्टेज है लार्वा की, उसे माइसिस कहते हैं। अब जो आगे का जो स्टेज है वो स्टेज यहाँ देखने को मिलेगा फाइनली फिलोसोमा। क्या नाम होगा? फिलोसोमा। यानी माइसिस में अगर फर्दर क्या हो, यहाँ पे मोल्टिंग हो या मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस हो, तो फाइनली जो स्टेज होगा वो क्या नाम से जाना जाएगा? फिलोसोमा के नाम से जाना जाएगा। और ये जो फिलोसोमा है ये सामान्यतः अंतिम स्टेज होती है लार्वल फॉर्म की, और जिसके बाद एक जो एनिमल है, इन सिक्वेंशियल जो लार्वल स्टेज है इनके गुजरने के पश्चात एक अपना एडल्ट फॉर्म या वेल डेवलप्ड फॉर्म को प्राप्त हो जाता है। तो अगला स्टेज है यहाँ पे फिलोसोमा। क्या नाम है? फिलोसोमा। और इसे ग्लास क्रैब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लास क्रैब। ग्लास क्रैब भी इसे कहा जाता है। अब फिलोसोमा, जैसे नाम है फिल का मतलब होता है लीफ। जो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है, उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के लिए इसकी जो मेन बॉडी है सेफेलोथोरैक्स, जो एब्डोमेन पार्ट है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ये दिखाई देता है। और इससे जो डेवलप जो स्ट्रक्चर होगी वो एक वयस्क के समान स्ट्रक्चर होती है, जो कि फाइनल स्टेज कही जाती है क्रस्टेशियन लार्वा की। तो इसमें जो फीचर्स होते हैं, तो फीचर्स में हमें क्या दिखाई देगा? इसमें जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी लीफ लाइक अपीयरेंस में दिखाई देती है। कैसी? लीफी अपीयरेंस या लीफ लाइक अपीयरेंस में ये बॉडी दिखाई देती है। और ये माइसिस के जो मॉडिफिकेशन है उसके आधार पे ये बनती है। ये सॉफ्ट बॉडीड और ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, यानी इसका जो शरीर है काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए इसे सॉफ्ट बॉडी एनिमल भी कहते हैं। और जो ट्रांसपेरेंट होता है किस तरह? ग्लास के लाइक, इसलिए इसको क्या नाम दिया है? ग्लास क्रैब। ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, ट्रांसपेरेंट बॉडी एज लाइक ग्लास, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लास क्रैब, यानी क्रैब, लोबस्टर, इस तरह के जो एनिमल्स हैं क्रस्टेशिया में, तो नाम दिया इसको ग्लास क्रैब। अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें क्या होता है? जो मैक्सिलीपीड की जो एक जोड़ी है, यानी थर्ड जो मैक्सिलीपीड है, वो काफ़ी इलोंगेटेड होती है। जो थर्ड जो मैक्सिलीपीड है वो काफ़ी इलोंगेटेड होती है, और इनमें 3 पेयर थोरेसिक जो लेग्स हैं वो भी देखने को मिलती हैं। क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसका? थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलीपीड इलोंगेटेड, बहुत लंबी होती है। जो मैक्सिलीपीड है तीसरी जोड़ी, उसमें ये काफ़ी बड़ी होती है, और यहाँ 3 पेयर में थोरेसिक लेग्स भी पाई जाती है। और साथ में
3 pairs of thoracic legs। जो लेग्स के थोरेसिक जो पार्ट है, सॉरी लेग्स जो थोरेसिक पार्ट से अराइज हो रही है, वहाँ पे 3 पेयर थोरेसिक लेग्स के वहाँ दिखाई देते हैं। और साथ में इसमें 1 पेयर कंपाउंड आइज भी पाई जाते हैं। 1 पेयर कंपाउंड आइज, जो 1 पेयर कंपाउंड आइज है यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो फिलोसोमा लार्वा है वहाँ हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा है कि भाई जो इसका स्ट्रक्चर होता है अपीयरेंस में, वो लीफ लाइक अपीयरेंस होता है। और लीफ लाइक अपीयरेंस होने के कारण इसका नाम फिलोसोमा दिया गया है। फिल का मतलब ही होता है लीफ। तो फिलोसोमा अपीयरेंस के वजह से इसे लीफ लाइक अपीयरेंस की वजह से इसे फिलोसोमा नाम दिया गया है। तो इसमें हम लीफी अपीयरेंस इस तरह से यहाँ डेवलप होता है। इस तरह से। और यहाँ से ये जो पोर्शन है ये सेफेलोथोरैक्स वाला पोर्शन है, और ये जो नीचे का पोर्शन है ये एब्डोमिनल जो पोर्शन है। अब इसमें क्या होगा, सारे अपेंडिसेस हमको दिखाई देंगे, एंटीन्यूल्स, एंटीना, उसके साथ हमें थोरेसिक अपेंडिसेस, और एब्डोमेन का जो लास्ट पोर्शन है वो भी हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो हेड वाला पोर्शन है, उस हेड वाले पोर्शन से सेफेलिक अपेंडिसेस के लिए हमें एंटीना और एंटीन्यूल्स यहाँ प्रॉपर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? एंटीना और एंटीन्यूल्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है एंटीन्यूल्स, ये है एंटीना, और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टाक्ड स्ट्रक्चर है, ये हैं कंपाउंड आइज। क्या है भाइयों? ये कंपाउंड आइज। अब जो इसका ये जो हेड वाला पोर्शन है ये है हेड, और ये है थोरैक्स। तो हेड और थोरैक्स का कॉम्बिनेशन, ये जो पोर्शन है ये सेफेलोथोरैक्स कहलाएगा। अब जो थोरैक्स वाला पोर्शन है, उस थोरैक्स वाले पोर्शन से यहाँ 3 पेयर हमें क्या देखने को मिलेंगे? थोरेसिक लेग्स देखने को मिलती हैं। और साथ में इसमें जो थोरेसिक पोर्शन है इससे ठीक ऊपर यहाँ जो 3rd पेयर जो मैक्सिलिपीड है वो काफ़ी इलोंगेटेड होती है। तो इस तरह से ये जो पोर्शन है यहाँ से इस तरह से तीसरी पेयर जो मैक्सिलिपीड है वो यहाँ से डेवलप होती है। और इस तरह से ये तीसरी जोड़ी जो मैक्सिलिपीड की है काफ़ी इलोंगेटेड होती है। बाकी की 3 जोड़ी जो हमें दिखाई देंगी किसकी? थोरेसिक लेग्स की, यहाँ से डेवलप हो जाती हैं। एक ये सेकंड जोड़ी है, ये सेकंड जोड़ी है, और ये इस तरह से 3rd पेयर। और ये वाला जो पोर्शन है नीचे की ओर ये है एब्डोमेन वाला पोर्शन। तो ये जो पार्ट है ये है थोरेसिक लेग्स 3 पेयर्स, ये है 3rd
मैक्सिलिपीड। तो इस तरह से जो अपीयरेंस है, ये अपीयरेंस होता है लीफ लाइक, और इसको कहते हैं फिलोसोमा। तो इस तरह से ये जो लार्वल फॉर्म है क्रुस्टेशियन की, वन बाय वन कौन कौन सी थी? नॉप्लियस, उसके बाद मेटानॉप्लियस, मेटानॉप्लियस के बाद यहाँ था प्रोटोजोइया, प्रोटोजोइया के बाद जोइया, जोइया के बाद ये मेगालोपा, मेगालोपा के बाद ये माइसिस था, जिसे क्या कहा था? साइजोपोड भी कहा था, जिसे क्या कहा था? साइजोपोड। और साइजोपोड के बाद ये जो लार्वल है नेक्स्ट, यहाँ ये होगा लास्ट में फिलोसोमा। तो इस तरह से सिक्वेंशियल जो मेटामॉर्फोसिस या मोल्टिंग का जो प्रोसेस है, उसके थ्रू हमें क्या दिखाई देंगे? क्रिस्टेशियन के लार्वल फॉर्म, और फाइनली जो एडल्ट क्रिस्टेशियन है उसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो क्रिस्टेशिया के लार्वल फॉर्म हमें यहाँ दिखाई देते हैं। आगे हम बात करें इनके जो लार्वल फॉर्म हैं उनके इम्पोर्टेंस की, सिग्निफिकेंस की। तो इनका सिग्निफिकेंस मेजर क्या सिग्निफिकेंस है इनका? अगर हम इनकी सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस, तो लार्वल फॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या है? हमने क्या बात देखी है कि भाई जो लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर है धीरे धीरे वो डेवलप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई है। तो ये क्या दिखाता है कि भाई जो ओरिजिन है नई स्पीशीज का वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में हुआ है, यानी कि सिंप्लेक्स स्ट्रक्चर से धीरे धीरे किसका डेवलपमेंट हुआ है? कॉम्प्लेक्सिटी का, यानी कॉम्प्लेक्स, चलो उसको ऐसे लिख दे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का, यानी धीरे धीरे क्या डेवलप हुई है? कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई है। धीरे धीरे क्या डेवलप हुई है? कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये किस बात को सिग्निफाई कर रही है? कि भाई जो ऑन्टोजेनी होती है, ऑन्टोजेनी क्या करती है? ऑलवेज रिपीट्स फाइलोजेनी। जो ऑन्टोजेनी है वो सदैव किसको रिपीट करती है? फाइलोजेनी। यानी जो व्यक्ति वृत्तीयता है, व्यक्ति वृत्तीयता, वो जातीय वृत्तीयता को हमेशा क्या करता है? दोहराता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, कोई भी एनिमल अपनी डेवलपमेंट स्टेज की ड्यूरिंग, चाहे वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो फीटल डेवलपमेंट हो, उस डेवलपमेंट की ड्यूरिंग क्या करता है? वो अपने जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, उनके कैरेक्टर्स को रिपीट करता है। अपने जो पूर्वज हैं उनके कैरेक्टर्स को रिपीट करता है और उनसे एक नया एडवांस कैरेक्टर लेके वो जन्म लेता है या पैदा होता है। तो यानी कि जो ऑन्टोजेनी है, कोई भी स्पेशल कोई इंडिविजुअल है, उसकी अपन लाइफ हिस्ट्री देखें तो लाइफ हिस्ट्री क्या बताएगी कि भाई उसमें जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट हुए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो अपना जो एंसेस्टर्स हैं उन एंसेस्टर्स को, फ्यूचर को रिपीट करता है। जैसे कैसे रिपीट करता है? जैसे हम बात करें फिशेस की, कोई फिश है, क्लियर है? अब इसका अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखें तो हम क्या पाएंगे? इनिशियल जब इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ था तो ये सिंगल सेलुलर स्टेज में थी, गैमेटिक स्टेज में। जब गैमेटिक स्टेज से क्या बना? जाइगोट बना। तो ये तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हुए? क्लीवेज हुए तो इसमें कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो धीरे धीरे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा
इकाइनोडर्मेटा, तो वहाँ तक वो जो सारे जो इसके एंसेस्टर हैं उनके सारे फीचर्स को वन बाय वन ये क्या करता है, फॉलो करता है, उनको फॉलो करता है। और उनको फॉलो करने के बाद वो खुद उनसे थोड़े नए करैक्टर को लेके वो पैदा होता है। तो ये बात दर्शाती है कि भाई जो ऑन्टोजेनी होती है, एक किसी जाति के लक्षण होते हैं, एक किसी व्यक्ति के लक्षण होते हैं, वो व्यक्ति अपनी संपूर्ण जाति के लक्षणों को क्या करता है, दोहराता है। और इस नियम को ही क्या कहते हैं, बायोजेनेटिक लॉ। क्या कहते हैं, बायोजेनेटिक लॉ। और इसको प्रपोज भी किया था एक साइंटिस्ट था, हीकल। तो जो बायोजेनेटिक लॉ है, वो बायोजेनेटिक लॉ क्या करता है, जो इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है, इवोल्यूशन जो हो रहा है और अब भी जो कंटिन्यू है, उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है। इसी वजह से जो कनेक्शन है, इवोल्यूशनरी जो कनेक्शंस हैं, उनको भी स्टडी करने में हेल्पफुल होता है। यानी कि जो कनेक्टिव लिंक्स मिलती हैं, तो कनेक्टिव लिंक का मतलब क्या है, इवोल्यूशन में वो जो कनेक्टिव लिंक है उसके फीचर अपने एंसेस्टर की तरह थे और आने वाले जो डेवलप्ड जो एनिमल हैं उसकी तरह भी उसके फीचर्स मिल रहे थे। तो दोनों फीचर का क्या था, वहाँ पे समरी थी। तो समरी थी तो दोनों फीचर को रखने की जो स्ट्रक्चर है उसे ही क्या कहेंगे, कनेक्टिव लिंक या योजक कड़ी। तो योजक कड़ी में यही तो होता है, अपने से पहले के यानी पूर्वज और अपने के बाद के दोनों फीचर को साथ में रखने वाला जो एनिमल होता है वो कनेक्टिव लिंक कहलाता है। तो जो लार्वल फॉर्म है क्रिस्टेशिया की, वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझने में इस तरह सहायक होती है। तो ये इसका बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम बात करें नॉप्लियस लार्वा की, तो जो नॉप्लियस लार्वा होता है वो क्रिस्टेशियन लार्वा की सहायता से क्या करता है, उसके विभिन्न जो रूप हैं उससे पहले के और उस नॉप्लियस जो क्रस्टेशियन फॉर्म है लार्वा के, उससे पहले के यानी क्रिस्टेशिया से पहले के और उसके बाद के डेवलप्ड क्रिस्टेशिया के, उन दोनों फॉर्म के जो कैरेक्टर्स हैं उनको अपने साथ में समाहित रखता है। इसके बाद इसका जो अगला का कन्वर्जन होगा मेटा न्यूक्लियस में होगा, प्रोटोजोइया के बाद जोइया में होगा, जोइया के बाद मेगालोपा। तो मेगालोपा में तो बहुत एडवांस फीचर होते हैं जो हायर क्रस्टेशियन में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो लार्वल फॉर्म है वो निश्चित रूप से उद्विकासीय जो प्रक्रम हैं उनको समझने में सहायक होते हैं, ताकि हमें और कोई जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस हैं उनकी कोई लिंक मिल सके। तो इस तरह से लार्वल फॉर्म और क्रिस्टेशिया को आज हमने डिस्कस किया और उसका सिग्निफिकेंस देखा। सिग्निफिकेंस में हमने जाना कि जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को जाना जा सकता है उनके लार्वल फॉर्म के ड्यूरिंग, यानी उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।